ये इराक युद्ध की अंदरूनी कहानियां हैं, जिन्हें इस युद्ध को खुद झेल रहे पुरुषों और महिलाओं ने बताया है। वो चर्च उड़ने वाला है, हमें वहां से जल्दी निकलना होगा। 20 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर बड़ा हमला शुरू किया। यूएस राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन का मुख्य कारण था कि सद्दाम हुसैन सरकार के पास छुपे सामूहिक विनाश के हथियार हैं। इसमें रासायनिक, जैविक और संभवतः परमाणु हथियार शामिल थे। वॉशिंगटन ने यह भी कहा कि सद्दाम को उसके क्रूर शासन और कथित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधों के कारण हटाना जरूरी है। लेकिन सैनिकों के इराक में प्रवेश करने से पहले ही यह स्पष्ट नहीं था कि सरकार गिरने के बाद वास्तव में क्या होगा। इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव था। 1991 में कुवैत पर कब्जा करने के बाद इराक को खाड़ी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर प्रतिबंध और उसके प्रतिबंधित हथियारों की कड़ी जांच लागू की। अमेरिका और ब्रिटेन ने उत्तर और दक्षिण में नो फ्लाई जोन लागू किए। इसका मतलब है उन इलाकों में कुछ इराकी सैन्य विमानों का उड़ना मना था। इराकी एयर डिफेंस पेट्रोलिंग विमानों पर फायरिंग करता था तो अमेरिकी ब्रिटिश फोर्सेस जवाब देती थीं। अभी कोई बड़ी जंग तो नहीं थी, लेकिन आसमान में छोटी लड़ाइयां चल रही थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहले से ही ओ प्लान 1003 नामक सैन्य योजना थी अगर कोई नई जंग छिड़ती। लेकिन इसका पहला संस्करण बड़ी सेना और धीमी कार्रवाई के लिए था। यह अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड को पसंद नहीं था। रम्सफेल्ड का मानना था कि इराक को सिर्फ छोटी लेकिन तेज सैन्य ताकत से हराया जा सकता है। बहुत सारे सैनिकों को तुरंत भेजने के बजाय वो आधुनिक विमान, सटीक हथियार, खुफिया जानकारी, विशेष बल और जमीनी सैनिकों की तेज आवाजाही पर निर्भर रहना चाहते थे। कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को इस योजना को लेकर चिंता थी। उनके लिए इराकी सेना को हराने के लिए छोटी सेना शायद काफी हो सकती थी, लेकिन शायद ये पूरे देश को लड़ाई के बाद नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सैनिकों की संख्या को बार बार बदला और पुनः समीक्षा की गई। इसी कारण सैन्य योजनाकारों का काफी समय और ऊर्जा तैनाती की व्यवस्था में लग गई। वहीं सद्दाम के गिरने के बाद इराक की सुरक्षा, सरकार और व्यवस्था के लिए योजना बनाना सीमित रह गया। डीपीआर पर बाद में किए गए विश्लेषणों के अनुसार गठबंधन के पास मुख्य युद्ध में जीतने के लिए पर्याप्त बल था, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि सैनिकों की संख्या युद्ध के बाद शांति के लिए काफी थी या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एक और समस्या थी। 11 सितंबर के हमलों के बाद भी अफगानिस्तान में उसका अभियान जारी था। अमेरिका को वहां भी सैनिक, विमान, खुफिया टीम और पैसा मुहैया कराना था। इसका मतलब है कि वो अपने सारे सैन्य संसाधन इराक नहीं भेज सकता था। शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना थी कि वो इराक में उत्तर और दक्षिण से एक साथ प्रवेश करे, जिसमें मुख्य सेना कुवैत से आएगी। इस दौरान बड़ी अमेरिकी यूनिट्स तुर्की से होकर इराक के उत्तर पर हमला करने जा रही थीं। लेकिन 1 मार्च 2003 को तुर्की की संसद ने अमेरिकी जमीनी सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका को आक्रमण शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई रणनीति में सबसे बड़ी गठबंधन सेना कुवैत से आएगी। वे ये भी नहीं चाहते थे कि वे दक्षिण के हर शहर में रुकें और लंबी लड़ाई करें। उनका मुख्य उद्देश्य था तुरंत आगे बढ़ना, इराकी सेना की संचार व्यवस्था को नष्ट करना और बगदाद तक जल्दी पहुंचना, इससे पहले कि सद्दाम की सरकार मजबूत रक्षा तैयार कर सके। यहाँ रफ्तार और अचानकपन बहुत महत्वपूर्ण थे। जब टैंक और सैनिक जमीन पर आगे बढ़ रहे थे, तब विमान सैन्य मुख्यालयों पर हमला करेंगे। रडार स्टेशन, संचार केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य। स्पेशल फोर्सेस देश के कई हिस्सों में जाकर इंटेलिजेंस जुटाएंगी, इराकी कमान को बाधित करेंगी और कुछ इकाइयों को बगदाद की मदद करने से रोकेंगी। गठबंधन में शामिल हर देश की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ब्रिटिश फोर्सेस को फाव प्रायद्वीप का नियंत्रण सौंपा गया, जो फारस की खाड़ी के पास है। उन्हें बसरा को भी घेरना और नियंत्रित करना है, जो इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया ने विमान, नौसैनिक बल और स्पेशल फोर्सेस उपलब्ध कराए। पोलैंड ने भी लगभग 200 कमांडो भेजे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था।
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पहले चरण में लगभग 1,70,000 गठबंधन सैनिक शामिल थे। ये 1991 के खाड़ी युद्ध में गठबंधन द्वारा इस्तेमाल की गई सेना से छोटी थी, फिर भी उनके पास तकनीक में बहुत बड़ी बढ़त थी। गठबंधन के पास उन्नत विमान, गाइडेड बम, नाइट विजन उपकरण, आधुनिक टैंक, सैटेलाइट संचार और तेज सैन्य कमांड सिस्टम था। लेकिन अमेरिकी योजनाकारों ने भी कुछ गलत अनुमान लगाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कई इराकी नागरिक उनका स्वागत मुक्तिदाता के रूप में करेंगे। उन्हें भरोसा था कि गठबंधन बगदाद के पास आते ही सद्दाम रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए कई सैनिकों के पास सुरक्षात्मक सूट, मास्क और रासायनिक पहचान उपकरण थे। लेकिन आक्रमण के बाद युद्ध से पहले जिनका वर्णन किया गया था, वैसे कोई सक्रिय रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का भंडार नहीं मिला। इराक सर्वे ग्रुप की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इराक ने गल्फ वॉर के बाद अधिकतर प्रतिबंधित हथियार कार्यक्रम नष्ट कर दिए थे। यह साबित नहीं हुआ कि 2003 में इराक के पास बड़ा WMD भंडार था। सद्दाम हुसैन की ओर से भी हालात का आकलन सही नहीं था। कई वर्षों तक इराक ने संयुक्त राज्य अमेरिका से हवाई हमलों और जबरदस्त दबाव का सामना किया। इसी वजह से सद्दाम को ऐसा लगा कि शायद इस बार भी सिर्फ सीमित बमबारी ही होगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों के साथ सहयोग करके वो आक्रमण को रोक सकता है। उसे नहीं पता था कि वॉशिंगटन बगदाद तक इतनी बड़ी जमीनी सेना भेजने को तैयार था। सद्दाम को अपने सैनिकों पर भी पूरा भरोसा था कि वे लड़ेंगे, लेकिन कई इराकी सैन्य अधिकारियों को पता था कि अमेरिका के पास विमान, हथियार, प्रशिक्षण और संचार में बहुत बड़ी बढ़त है। उन्हें मालूम था कि दक्षिणी इराक के खुले रेगिस्तान में गठबंधन को रोकना मुश्किल होगा। अगर अमेरिकी विमान उन्हें देख लेते तो दुश्मन तक पहुंचने से पहले हमला कर सकते थे। सद्दाम की रक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या थी। उसने कुवैत सीमा पर सबसे ताकतवर सैनिक नहीं तैनात किए, बल्कि सेना का बड़ा हिस्सा दूसरी खतरों पर लगाया। पूर्व में ईरान लंबे समय से इराक का प्रतिद्वंदी रहा है। उत्तर में सरकार कुर्द समूहों से चिंतित थी, जो लंबे समय से अधिक आजादी मांग रहे थे। इसी कारण इराक की सेना देश में फैली थी। यहां तक कि सद्दाम की सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद फोर्स रिपब्लिकन गार्ड को भी एक मजबूत रक्षा पंक्ति में नहीं जोड़ा गया था। सद्दाम ने इन्हें अलग रखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ तख्ता पलट में ना हो जाए। इसी वजह से जब आक्रमण शुरू हुआ तो उसके सबसे बेहतरीन सैनिकों में से बहुत कम ही कुवैत के पास तैनात थे। जब गठबंधन बगदाद की ओर तेजी से हमला करने की तैयारी कर रहा था, इराक की रक्षा बिखरी हुई थी, समन्वय कमजोर था और सब कुछ एक ऐसे नेता के आदेशों पर निर्भर था जिसे असल में आने वाली योजना की सही समझ नहीं थी। आक्रमण की शुरुआत में गठबंधन ने तेज प्रगति की, लेकिन नासिरिया में उन्हें महसूस हुआ कि जंग इतनी आसान नहीं है। 23 मार्च 2003 को अमेरिकी सेना का एक काफिला रास्ता भटक गया और इराकी बलों के नियंत्रण वाले इलाके में घुस गया। ये काफिला 507वीं मेंटेनेंस कंपनी से था। इस यूनिट का मुख्य काम सैन्य वाहनों की मरम्मत और समर्थन करना था। उन्हें भारी लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। काफिले में 18 वाहन और 33 सैनिक थे। गलत दिशा के कारण वे नासिरिया के अंदर पहुंच गए। वहां उन पर इराकी सैनिकों और हथियारबंद लड़ाकों ने हमला किया, जो नियमित सैन्य वर्दी में नहीं थे। उनके कुछ वाहनों की सुरक्षा कमजोर थी। कई सैनिक थके हुए थे और उनके पास स्पष्ट संचार की भी कमी थी। 11 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 7 को पकड़ लिया गया, जबकि बाकी घायल हो गए या अस्थायी रूप से अपनी यूनिट से अलग हो गए। इस हमले से साबित हुआ कि रेगिस्तान में गठबंधन सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन शहर में घुसते ही हालात ज्यादा खतरनाक हो गए। बहुत सारी इमारतें, संकरी गलियां, पुल, नहरें और ऐसे कई स्थान थे जहां दुश्मन छुप सकता था। यह भी आसान नहीं था जानना कि कौन आम नागरिक है और कौन हथियारबंद लड़ाका। यही वो तरह की लड़ाई थी जिसे फेदाइन सद्दाम इस्तेमाल करना चाहता था। फेदाइन सद्दाम एक सशस्त्र समूह था जो सरकार और बाथ पार्टी के वफादार थे। वे नियमित सेना जैसे नहीं थे, जिनकी पहचान साफ वर्दी और पारंपरिक सैन्य ढांचे से होती है। वे अक्सर पिकअप ट्रक, छोटे हथियार, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और तेज हमलों का इस्तेमाल करते थे। वे अलग अलग दिशाओं से करीब आते हैं,
फिर तुरंत चले जाते हैं या शहर के अंदर छिप जाते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा गठबंधन को किसी बड़े युद्ध में हराना नहीं होता है। उनकी योजनाएं से धीमा करने, सप्लाई लाइनों में बाधा और हताहत बढ़ाने की है। लापता सैनिकों की तलाश के साथ ही यूएस मरीन को अहम पुलों पर कब्जा करने का आदेश मिला। उन्हें इन पुलों की जरूरत है क्योंकि यही यूफ्रेट्स नदी और नहर पार करने का रास्ता है। अगर वे इन्हें नहीं पाते तो उत्तर जाने वाली सेनाओं में देरी हो सकती है। लेकिन अभियान अस्त व्यस्त रहा। कुछ टैंकों को ईंधन भरवाने जाना पड़ा और कुछ यूनिट्स की संचार व्यवस्था टूट गई। कुछ वाहन नरम और कीचड़ भरी जमीन में फंस गए। कंपनी सी को अलग अलग ठिकानों से मोर्टार, मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और गोलियों की बौछार झेलनी पड़ी। फिर भी वे नहर तक पहुंच गए, लेकिन यूनिट्स के बीच सही तालमेल टूट गया। अफरा तफरी के बीच कुछ वाहन बिना किसी स्पष्ट आदेश के पीछे हट गए। कुछ मरीन बिना समर्थन के पीछे छूट गए और दुश्मन ने उन्हें लगभग घेर लिया। उन्होंने हवाई सहायता मांगी। A-10 हमलावर विमान पहुंचे। समस्या ये हुई कि पायलट तुरंत नहीं पहचान पाए कि नीचे कुछ वाहन यूएस मरीन के हैं। अपने ही एयरक्राफ्ट ने उनकी पोजीशन पर हमला कर दिया। आधिकारिक अमेरिकी सैन्य रिपोर्टों के अनुसार कुछ मरीन इराकी गोलीबारी और अपने ही बलों की गोलीबारी दोनों की वजह से मारे गए और घायल हुए। लेकिन यह तय करना लंबे समय से मुश्किल रहा कि A-10 के हमले से सीधे कितने लोग मारे गए। अपने ही बलों की गोलीबारी तब होती है जब अपनी ही सेना गलती से निशाना बन जाती है। ये गलत जानकारी, कमजोर संचार, खराब दृश्यता या लक्ष्य की गलत पहचान के कारण हो सकता है। नासीरिया में ये कई समस्याएं एक साथ हुईं। मरीन ने महत्वपूर्ण रास्ते तक पहुंच बनाई और उसे अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस दिन की भीषण लड़ाई में 18 मरीन मारे गए। जिस सड़क से वे गुजरे उसका एक हिस्सा एम्बुश एली कहलाया, क्योंकि वहां लगातार हमले हुए थे। सिर्फ नासिरिया ही गठबंधन के लिए समस्या नहीं थी। 23 मार्च की रात से 24 मार्च की सुबह तक अमेरिकी सेना ने रिपब्लिकन गार्ड के खिलाफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भेजे। अपाचे एक भारी हमला करने वाला हवाई वाहन जैसा है। इसमें मिसाइल, रॉकेट और तोपें होती हैं ताकि टैंकों और अन्य जमीनी लक्ष्यों को नष्ट किया जा सके। अमेरिकी कमांडरों को इस ऑपरेशन पर बहुत भरोसा था। उन्हें उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर इराकी पोजीशन में गहराई तक घुस जाएंगे और कई वाहनों को नष्ट कर देंगे। लेकिन इराकी रक्षक तैयार थे। जब अपाचे हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे तो उन पर विमान भेदी हथियारों से फायर किया गया, मशीन गन और यहां तक कि जमीन से छोटी हथियारों से भी फायर किया गया। हर गोली को सीधे हेलीकॉप्टर को गिराना जरूरी नहीं था। अगर इंजन, रोटर, फ्यूल सिस्टम या नेविगेशन उपकरण को नुकसान हो तो हेलीकॉप्टर को पीछे हटना पड़ सकता है। ऑपरेशन में शामिल 32 अपाचे में से लगभग सभी को नुकसान पहुंचा या वे क्षतिग्रस्त हो गए। एक हेलीकॉप्टर इराकी नियंत्रित क्षेत्र में गिर गया और उसके 2 पायलट पकड़े गए। उन्होंने अपने लक्ष्य को कम नुकसान पहुंचाया, जो गठबंधन के लिए बड़ी चेतावनी थी। यह दिखाया गया कि इराक के पुराने हथियार भी एक साथ और सही तरीके से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के खिलाफ इस्तेमाल हों तो खतरनाक हो सकते हैं। इसी दौरान दक्षिणी इराक में एक जबरदस्त रेत का तूफान आया। चारों ओर लगभग नारंगी रंग छा गया। दृश्यता घटने से काफिले धीमे हुए और विमानों की उड़ान और कठिन हो गई। बारीक रेत इंजनों, हथियारों, वाहनों और संचार उपकरणों पर चिपक गई। सैनिकों के लिए कुछ ही मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया। रेत के तूफान, नासिरिया में हुए घात लगाकर हमले और अपाचे छापे की विफलता के कारण यह सवाल फैल गया कि क्या आक्रमण धीमा पड़ने लगा है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्य गठबंधन बल लगातार आगे बढ़ रहा था। शुरुआती दिनों में उनके लिए नियमित इराकी सेना से ज्यादा बड़ी समस्या सप्लाई लाइन की लंबाई थी। जरूरी था कि खाना, पानी, गोलियां, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल सप्लाई लगातार कुवैत से लाया जाए। जैसे जैसे सैनिक बॉर्डर से दूर गए, जिस रास्ते की सुरक्षा करनी थी वो बढ़ता गया। इराकी अनियमित लड़ाकों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मुख्य टैंक फॉर्मेशन का सामना करने के बजाय उन्होंने पीछे के कमजोर काफिलों, मेंटेनेंस यूनिट और सप्लाई वाहनों पर हमला किया। इन झड़पों के होने से पहले ही गठबंधन ने दक्षिण में महत्वपूर्ण इलाकों पर तुरंत नियंत्रण पाने की कोशिश की थी। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने अल अल्फाऊ प्रायद्वीप,
दक्षिणी तेल सुविधाएं और कसर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। कसर इराक का एकमात्र बड़ा बंदरगाह है जो फारस की खाड़ी से सीधे जुड़ा है। जब बंदरगाह सुरक्षित हो जाता है तो इसका उपयोग मानवीय सहायता और अतिरिक्त उपकरणों के प्रवेश के लिए किया जा सकता है। रुमेला तेल क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। गठबंधन नहीं चाहता कि खाड़ी युद्ध जैसी घटना दोहराई जाए जब इराकी सेना ने कुवैत के तेल कुओं में आग लगाई थी। इसलिए उन्होंने जल्द ही तेल सुविधाओं तक पहुंच बनाई ताकि बड़े पैमाने पर विनाश रोका जा सके। उत्तर में गठबंधन के विशेष बलों ने कुर्दिश पेशमर्गा के साथ सहयोग किया। पश्चिम में उन्होंने छापेमारी की और सैन्य गतिविधियां चलाईं ताकि इराकी कमान भ्रमित हो। इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि शायद जॉर्डन की दिशा से एक और बड़ी सेना अंदर आ सकती है। आक्रमण से पहले अमेरिकी खुफिया ने कुछ इराकी कमांडरों को सरेंडर या सद्दाम का साथ छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने कॉल, ईमेल, पर्चे और सैन्य इकाइयों को भेजे गए संदेशों का इस्तेमाल किया। लेकिन पहले कुछ दिनों में इससे बड़े पैमाने पर साथ छोड़ने की घटनाएं नहीं हुईं। कुछ लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन बहुत से लोग अपनी जगह पर डटे रहे क्योंकि वे डर, सरकारी आदेशों या इस विश्वास के कारण डटे रहे कि वे अभी भी लड़ सकते हैं। इराकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन सभी लड़ने को तैयार नहीं थे। उनके कई टैंक पुराने, खराब या रखरखाव की कमी से जर्जर थे। यूनिट्स के बीच संचार भी कमजोर था। कुछ इराकी अधिकारी बहुत अच्छे थे, लेकिन वे हमेशा सबसे ऊंचे पदों पर नहीं होते थे। सद्दाम की सरकार के तहत अक्सर बाथ पार्टी के प्रति वफादारी सैन्य रणनीति की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसी वजह से कई कमांडर अपने फैसले खुद लेने से डरते थे। उन्हें ऊपर से आदेश का इंतजार करना पड़ता था, भले ही हालात तेजी से बदल रहे हों। 17 मार्च 2003 को राष्ट्रपति बुश ने सद्दाम और उसके बेटों को इराक छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया। इराकी नेतृत्व ने इनकार कर दिया। इसके 2 दिन बाद अमेरिका ने बगदाद के बाहर डोरा फार्म इलाके पर बमबारी की। खुफिया जानकारी के मुताबिक उन्हें लगा कि सद्दाम और वरिष्ठ अधिकारी वहां हो सकते हैं, लेकिन वो वहां नहीं था। इसके बाद नेतृत्व, कमांड सेंटर्स, संचार प्रणालियों और सैन्य ठिकानों पर अन्य हवाई हमले किए गए। 20 मार्च को मुख्य जमीनी सेना ने पूरी तरह से सीमा पार कर ली। वे तेजी से दक्षिणी इराक में घुस गए। लेकिन नासीरिया और करबला की घटनाओं से पहली बार साफ हुआ कि सिर्फ गति और उन्नत हथियार सभी समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ दुश्मन ऐसे थे जिन्हें देख पाना आसान नहीं था। कुछ शहरों की हर गली भूल भुलैया बन सकती थी और तेज ऑपरेशन के बीच एक भी गलत मोड़, खराब रेडियो या गलत निशाना बड़ी हानि का कारण बन सकता था। गठबंधन बगदाद के करीब आते ही टेलीविजन पर भी लड़ाई जारी थी। पेंटागन जनता का समर्थन जरूरी मानता था। इसी वजह से 600 से ज्यादा पत्रकार अमेरिकी और ब्रिटिश सेना के साथ रखे गए, जिन्हें एम्बेडेड जर्नलिस्ट्स कहा गया। वे काफिले में रहते और सैनिकों के पास सोते थे, जिससे वे लड़ाई सामने देख सकते थे। इसी वजह से वे युद्ध के मैदान से असली वीडियो जल्दी भेज सकते थे। लेकिन इसकी एक कीमत थी, क्योंकि वे खाने, वाहन, जानकारी और सुरक्षा के लिए सेना पर निर्भर थे। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वे अब भी निष्पक्ष रह सकते हैं। वे युद्ध को भी सिर्फ एक ही यूनिट से देख पाते थे, इसलिए वे हमेशा पूरी स्थिति नहीं देख पाते थे। पेंटागन के लिए यह कार्यक्रम सफल रहा। सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग के बजाय टीवी नेटवर्क को टैंकों, सैनिकों और मोर्चे से सीधे लड़ाई के लगातार वीडियो मिलने लगे। इसी के साथ गठबंधन ने इराकी सेना के खिलाफ मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। आसमान से लाखों पर्चे गिराए गए। पर्चों में लिखा था कि लड़ो नहीं, तेल सुविधाएं नष्ट मत करो और ऐसे आदेश ना मानो जो उन्हें खतरे में डालें। लेकिन सभी ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन बहुतों ने अपने कपड़े बदल लिए, अपने हथियार छोड़ दिए और बस घर लौट गए। कई आम इराकी सैनिक सद्दाम पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें पता था कि ऐसे दुश्मन से लड़ना मुश्किल है जिसके पास विमान, टैंक, संचार और सटीक हथियार है। थोड़े समय के लिए आगे बढ़ना रुकने के बाद मुख्य अमेरिकी सेना फिर से बगदाद की ओर बढ़ी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता करबला गैप था। यह करबला और इसके पूर्व में स्थित बड़े झील के बीच एक संकरा रास्ता है। इसे पार करने के बाद दक्षिण से बगदाद पहुंचना और भी आसान हो जाता है। कुछ इराकी कमांडर जानते थे कि मुख्य हमला यहीं से होकर जाएगा,
लेकिन सरकार की तरफ से आदेश बहुत उलझे हुए थे। कुछ अधिकारी हमलों की बढ़ी चढ़ी रिपोर्ट और गठबंधन की हार की अफवाहें भेजते रहे। इस वजह से इराकी नेतृत्व को यह साफ नहीं था कि अमेरिकी सेना कितनी नजदीक आ चुकी है। सद्दाम को अब भी शक था कि असली बड़ा हमला पश्चिम से आ सकता है। उनके बेटे कुसाई कई सैन्य फैसलों को संभाल रहे थे। आदेश अक्सर रेडियो की बजाय संदेशवाहकों के जरिए भेजे जाते थे ताकि गठबंधन उनकी लोकेशन का पता न लगा सके। यह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से सुरक्षित तो था, पर प्रक्रिया धीमी हो जाती थी और आदेश पहुंचने तक युद्ध के हालात बदल जाते थे। 2 अप्रैल 2003 को अमेरिकी 3री इन्फेंट्री डिवीजन यूफ्रेट्स नदी पर मुसाइब के पास एक महत्वपूर्ण पुल तक पहुंच गई। उन्हें पुल पर कब्जा करना था ताकि टैंक और अन्य वाहन बगदाद की ओर जा सकें। इराकी इंजीनियरों ने इसे उड़ाने की कोशिश की। एक भाग क्षतिग्रस्त था, फिर भी पार किया जा सकता था। अमेरिकी बलों ने धुएं का इस्तेमाल किया ताकि इराकी रक्षकों को उनकी गतिविधियां दिखना मुश्किल हो। अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्रैडली वाहन और आक्रमण नौकाओं ने भी समर्थन किया। इराकी तोपखाने की तेज गोलाबारी भी अब्राम्स टैंकों और ब्रैडली वाहनों के मोटे कवच को नहीं भेद सकीं। जब अमेरिकी बख्तरबंद वाहन पार कर गए तो नजदीकी लड़ाई में इराकी रक्षक हार गए। इराकी बलों ने पुल के खिलाफ विस्फोटकों से भरे ट्रकों का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन इन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही देख लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अब पुल गठबंधन के कब्जे में है। बगदाद का मुख्य रास्ता खुल गया है। दक्षिण में बसरा में ब्रिटिश बल सतर्क हैं। वे तुरंत शहर के केंद्र में गहराई तक नहीं घुसे। उन्होंने पहले उसे घेर लिया, जानकारी इकट्ठा की और सरकार के वफादार बलों के कमजोर होने का इंतजार किया। बसरा में कई लोग शिया मुस्लिम हैं जो सद्दाम की सरकार से लंबे समय से उत्पीड़ित है, इसलिए सावधानी जरूरी थी। आखिरकार ब्रिटिश बल भी अंदर घुस गए और शहर पर कब्जा कर लिया। बगदाद में अमेरिकियों की पहली योजना राजधानी को धीरे धीरे घेरने की थी। वे चारों ओर बेस बनाएंगे और फिर पूरे शहर पर नियंत्रण करने से पहले लगातार छापे मारेंगे। परंतु योजना तब बदली जब कमांडरों ने इराक की कमजोर और अव्यवस्थित रक्षा देखी। 4 अप्रैल को अमेरिकी बलों ने बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब्जा किया। यह जीत अहम थी क्योंकि वे अब राजधानी के पश्चिम में थे और उनके पास आपूर्ति और सैनिकों के लिए सुरक्षित जगह थी। इसके बाद 3री इन्फेंट्री डिवीजन ने बगदाद में टैंक भेजने की अनुमति मांगी। इस तरह के हमले को थंडर रन कहा गया। ये कोई साधारण गश्त नहीं थी, ये टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तेज घुसपैठ थी, जिसका उद्देश्य रक्षा व्यवस्था की परीक्षा लेना था। रक्षा व्यवस्था, दुश्मन की पोजीशन को नष्ट करना और यह दिखाना कि गठबंधन अब राजधानी में घुस सकता है। 5 अप्रैल को अमेरिकियों ने पहली थंडर रन की कार्रवाई की। 28 एब्रम्स टैंक और 14 ब्रैडली वाहन मुख्य हाईवे से होते हुए एयरपोर्ट की ओर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, इमारतों, वाहनों और सड़क किनारे से उन पर गोली चली। एक एब्रम्स टैंक क्षतिग्रस्त होकर छोड़ दिया गया। बाद में इसे अपने ही विमान से बम गिराकर नष्ट किया गया ताकि इराकी सेना ना ले सके। इराकी सरकार ने क्षतिग्रस्त टैंक का वीडियो दिखाकर दावा किया कि उन्होंने अमेरिकियों को रोक दिया, जबकि मुख्य बख्तरबंद कॉलम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। पहला हमला दिखाता है कि बगदाद में अब भी प्रतिरोध है, पर कोई केंद्रीकृत कमांड नहीं है। इसके 2 दिन बाद अमेरिकियों ने और भी बड़ा थंडर रन किया। एयरपोर्ट वापस जाने के बजाय बख्तरबंद सेना बगदाद के बीचों बीच सरकारी जिले की ओर मुड़ गई। वे तेजी से राष्ट्रपति महलों के इलाके में पहुंच गए। सड़कें चौड़ी थीं और आसपास का इलाका खुला था, इसलिए टैंकों के लिए पास आते इराकी लड़ाकों को देखना और मारना आसान था, लेकिन वहां रुकना बहुत बड़ा खतरा था। उन्हें ईंधन, खाना और गोला बारूद पहुंचानी थी। सप्लाई ट्रक टैंकों से कमजोर थे और उसी हाईवे से गुजरते थे जिस पर लगातार हमला हो रहा था। साथ ही अमेरिकी पैदल सेना को बख्तरबंद कॉलम के पीछे ओवरपास की निगरानी करनी थी। अगर इराकी लड़ाके इन्हें पकड़ लेते तो बाहर निकलने का रास्ता कट सकता था और टैंक बगदाद के केंद्र में फंस सकते थे। ओवरपास पर बार बार हमला किया गया। इराकी सैनिक, मिलिशिया और विदेशी लड़ाके छोटे छोटे समूहों और अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करके पास आए। कुछ जगहों पर अमेरिकी रक्षकों की गोलियां लगभग खत्म हो गई थीं। सप्लाई काफिले पर भी हमला हुआ।
कुछ ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए और जल गए, लेकिन बाकी वाहन बच निकले और जरूरी सामान केंद्र तक पहुंच गया। इसी वजह से अमेरिकी कमांडरों ने पीछे ना हटने का फैसला किया। जो हमला सिर्फ अस्थायी घुसपैठ के लिए था, वो अब बगदाद के केंद्र पर स्थायी कब्जा बन गया। 5 अप्रैल और 7 अप्रैल को हुए थंडर रन ने राजधानी की संगठित रक्षा को तेजी से गिरा दिया। अमेरिकी बख्तरबंद वाहन सरकारी जिले में पहुंचने पर इराकी नेतृत्व का नियंत्रण खत्म हो गया था। सद्दाम एक गुप्त ठिकाने से दूसरे गुप्त ठिकाने पर जाता रहा। कई अधिकारी गायब हो गए, छुप गए या भाग गए। जो बचे हुए यूनिट थे, वे बिना किसी एकजुट योजना के काम कर रहे थे। फिर भी अब भी शहर सुरक्षित नहीं था। कुछ नागरिक लड़ाई में फंस गए थे। जब टैंक मुख्य सड़कों पर घुसे, तब भी ट्रैफिक सामान्य था और कुछ नागरिक वाहन गोलाबारी के बीच में आ गए। 9 अप्रैल को अमेरिकी मरीन और कुछ इराकियों ने फरदोस स्क्वायर में सद्दाम की बड़ी मूर्ति को गिराया। इसे बार बार टेलीविजन पर दिखाया गया। कई दर्शकों के लिए ये उसके शासन के पतन का प्रतीक बन गया। लेकिन भीड़ उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कई क्लोजअप शॉट्स में दिखाई गई थी। बाद की जांचों में पाया गया कि बार बार की गई कवरेज ने बगदाद रेड क्रॉस की भीड़ का असर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। जो लोग वहां थे, सद्दाम की सरकार गिर गई थी, लेकिन इराक की समस्याएं बनी रहीं। ब्रिटिश सेना ने बसरा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिकी सैनिक तिक्रित पहुंचे, जो सद्दाम का गृहनगर और मुख्य समर्थन आधार था। 1 मई 2003 को राष्ट्रपति बुश ने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से भाषण दिया। उनके पीछे एक बड़ा बैनर था जिस पर लिखा था, मिशन अकम्प्लिश्ड। ये बैनर असल में जहाज की तैनाती पूरी होने के लिए था, लेकिन भाषण के स्थान और समय की वजह से बहुत से लोगों ने इसे पूरे युद्ध की समाप्ति की घोषणा के रूप में देखा। बुश ने ठीक ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि मुख्य युद्धक अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन गठबंधन अभी भी वहीं रहेगा ताकि तानाशाही से नई सरकार में बदलाव में मदद कर सके। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सद्दाम सत्ता से बाहर हो गए और इराक की नियमित सेना ढह गई। युद्ध में तेज जीत का मतलब ये नहीं कि आपको मौका मिल गया। गठबंधन ने बगदाद पर कब्जा किया। अब सबसे कठिन सवाल यह है कि वे उस देश को कैसे संभालेंगे जिसने अचानक अपना नेता, सैन्य कमान, पुलिस नियंत्रण और एक कामकाजी सरकार खो दी है। सद्दाम की सरकार जल्दी ही गिर गई, लेकिन लड़ाई के बाद और भी बड़ी समस्या सामने आई। पुलिस गायब हो गई, कई सरकारी दफ्तर बंद हो गए और बगदाद समेत दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर लूटपाट शुरू हो गई। दुकानों, दफ्तरों, अस्पतालों, म्यूजियम और सरकारी इमारतों का सामान चुरा लिया गया। कई जगहों पर चोरों को रोकने वाला कोई नहीं था। पूरे देश की निगरानी के लिए गठबंधन सैनिकों की संख्या कम थी। वे आम इमारतों और घरों की बजाय सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे थे। कई इराकी नागरिकों के लिए संदेश साफ था, गठबंधन सरकार को तो गिरा सकती है, लेकिन तुरंत व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। सैन्य भंडारण स्थलों पर हालात और भी खतरनाक हो गए। कई गोदामों की निगरानी नहीं हो पाई, जो गोलियों, विस्फोटकों, रॉकेटों और अन्य हथियारों से भरे हुए थे। अमेरिकी सरकारी जवाबदेही कार्यालय के अनुसार भंडारण स्थलों की अधिकता और सुरक्षा की कमी से बड़े पैमाने पर चोरी हुई। यहां से गायब हथियार बाद में उन्हीं समूहों को मिले जिन्होंने गठबंधन के खिलाफ लड़ाई की। अमेरिका पुराने सिस्टम के इतनी जल्दी गिरने के लिए तैयार नहीं था। योजना थी कि लंबे समय से बाहर रह रहे इराकी निर्वासितों को तुरंत प्रशासन सौंपा जाए। इराक पहुंचने पर अमेरिकी अधिकारियों ने पाया कि आम लोगों का समर्थन बहुत कम है। इस बीच कई सीमाएं खुली रहीं, विदेशी लड़ाके अंदर आ गए, जबकि उत्तर और पश्चिम के कई शहरों में लगभग कोई गठबंधन की मौजूदगी नहीं थी। 12 मई 2003 को पॉल ब्रेमर को गठबंधन अस्थायी प्राधिकरण या सीपीए का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। यह अस्थायी सरकार थी जो नई इराकी नेतृत्व बनने तक इराक पर शासन करेगी। सीपीए ने सबसे पहले जो कदम उठाया वो था व्यापक डीबैथिफिकेशन, जिसमें बाथ पार्टी के सदस्यों को ऊंचे सरकारी पदों से हटा दिया गया। इसका उद्देश्य उस पार्टी के प्रभाव को मिटाना था जिसका इस्तेमाल सद्दाम ने देश पर नियंत्रण के लिए किया था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। पुराने सिस्टम के तहत कई शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर और साधारण सरकारी कर्मचारी को नौकरी पाने या पदोन्नति के लिए
बाथ पार्टी में शामिल होना पड़ता था। इसलिए जब बड़े पैमाने पर छटनी लागू की गई तो सिर्फ सद्दाम के वफादार ही नहीं बल्कि और भी कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। इसमें वे कई लोग भी शामिल थे जिनके पास सरकार चलाने का अनुभव था। इसके बाद लिया गया फैसला और भी गंभीर था। 23 मई को सीपीए ने ऑर्डर नंबर 2 जारी किया। इससे इराकी सेना और कुछ सुरक्षा तथा सरकारी संगठनों को भंग कर दिया गया। अचानक लाखों पूर्व सैनिकों की नौकरी और वेतन छिन गया। कई को सैन्य प्रशिक्षण था और वे जानते थे हथियार कहां छुपे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें दुश्मन समझा गया, जबकि वे सभी सद्दाम के वफादार नहीं थे। सुरक्षा बनाए रखने में उनकी मदद लेने के बजाय उन्हें नए सिस्टम से बाहर कर दिया गया। कुछ लोग चुपचाप घर लौट गए, लेकिन कुछ ने हथियारबंद समूहों में शामिल होकर विद्रोह में मदद की या अपनी जानकारी और हथियार बेच दिए। ये कब्जे के पहले चरण की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। इसी के साथ जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। कुछ इराकी शुरू में सद्दाम के जाने से खुश थे, लेकिन जब उन्हें बिजली, नौकरी, पुलिस सुरक्षा और बुनियादी सेवाएं नहीं मिली तो उनकी खुशी जल्दी ही डर और शक में बदल गई। उनकी नजर में अब ये मुक्ति नहीं रही, ये अब एक विदेशी कब्जा बन चुका था। सद्दाम के शासन में जो सुन्नी बहुल इलाके सत्ता के करीब थे वे और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इन जगहों में से एक था फल्लुजा। पहले हमले से शहर को विशेष नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन का नियंत्रण कमजोर और निवासियों में गुस्सा ज्यादा था, जिससे यह जल्दी प्रतिरोध का केंद्र बन गया। यहीं से असली समस्या साफ होने लगी। नियमित इराकी सेना के खिलाफ मुख्य लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई मजबूत नई सरकार, काम कर रही पुलिस या पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था। पुरानी व्यवस्था उसके विकल्प के खड़ा होने से पहले ही गिर गई, और उसी खालीपन में हथियार, गुस्सा, डर और लड़ने को तैयार गुट फैल गए। जिस युद्ध को बगदाद के पतन के साथ खत्म मान लिया गया था, वो एक और लंबा व अशांत दौर में चला गया।